एवरीवन, वेलकम। आज का हमारा सेशन है, हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था 11th कॉमर्स का फर्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स का, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स में हमने पार्ट 2 में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंट इकोनॉमिक्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इकोनॉमिक्स को लेकर के, वो हमें डिस्कस हमने किया था, जिसमें हमने ऑलरेडी कौटिल्यास का अर्थशास्त्र के बारे में हमने डिस्कशन किया। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था अर्थशास्त्र को लेकर के और उनकी डेफिनेशन क्या थी इकोनॉमिक्स को लेकर के, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। नाउ हम देखने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ की डेफिनेशन। तो आज हमारे इस पार्ट में डिफरेंट जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू हैं और डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की है वो हम देखेंगे। तो पहला क्या है, एडम स्मिथ्स वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ की वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, पहली बात कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन को वेल्थ ओरिएंटेड क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो एडम स्मिथ इज पॉपुलरली नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्हें अर्थशास्त्र का पितामह कहते हैं। वाई? क्योंकि उन्होंने जो सबसे पहले, अगर मैं कौटिल्य की बात कहूं तो कौटिल्य के ही रास्तों पर चलते हुए उसी तरह की डेफिनेशन, देखो कौटिल्यास की जो अर्थशास्त्र था वो भी किस पर फोकस था, वेल्थ पर फोकस था। वेल्थ एक्यूमुलेट करना, वेल्थ एक्यूमुलेट करने से राष्ट्र संपन्न होता है, राष्ट्र संपन्न होने से लोग संपन्न होते हैं। ऐसा उनका सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू था किसको लेकर के, इकोनॉमिक्स को लेकर के, कौटिल्यास के अर्थशास्त्र में। लेकिन अगर हम बात करते हैं एडम स्मिथ की बात, तो एडम स्मिथ ने उनसे एक कदम आगे बढ़ करके और इकोनॉमिक्स को कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। अगर हम एडम स्मिथ की डेफिनेशन को देखते हैं तो सिर्फ एक सिंगल लाइन के अंदर उन्होंने कह दिया कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो इनका जो पूरा इकोनॉमिक्स का जो सेंटर आइडिया था या सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू था वो वेल्थ को लेकर था, कि जब किसी इकोनॉमी में वेल्थ जनरेट होगी, राष्ट्र, तो वो इकोनॉमी क्या होगी, वो कंट्री क्या होगी, संपन्न होगी, प्रॉस्परस होगी। और जितना ज्यादा वो प्रॉस्परस होगी उतना ही ज्यादा उसके सिटीजन्स जो होंगे वो क्या होंगे, प्रॉस्परस होंगे, समृद्ध होंगे, हैप्पियर होंगे। तो ये सेंटर पॉइंट वाली आइडिया के साथ उन्होंने जो डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, उसके पहले हम देखेंगे कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी, क्या, क्यों वो पॉपुलर थे, इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ हु इज जनरली नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, सामान्यतः इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? हैज गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की थी। आगे हम देखने वाले हैं वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम मॉडर्न डेफिनेशन देखेंगे जिसमें हम कहते हैं स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। उसी प्रकार से एडम स्मिथ ने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स का, यानी कि इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से किस पर फोकस करना है, वेल्थ पर फोकस करना है। इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को। आउट ऑफ हिज मेनी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स, उन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारे लिटरेरी कंट्रीब्यूशन किए, बहुत सारे थ्योरी और सिद्धांत उन्होंने लिखे, बहुत सारे उन्होंने इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स दिए। ही इज मोस्ट फेमस फॉर हिज he is most famous for his 1776 piece of work। उन्होंने 1776 में एक जो सबसे अच्छा काम किया, उसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा पीस ऑफ वर्क, और उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्टकट में कई लोग उसे वेल्थ ऑफ नेशन भी केवल कहते हैं, लेकिन पूरी बुक का नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एक पूरा ऐसे है एक प्रकार से। तो 1776 में उन्होंने जो बुक लिखी, उस बुक के अंदर उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया एज अ वेल्थ ऑफ नेशन के तौर पर। कैसे? एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। बस सिंगल लाइन की डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स क्या है? धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है। अब धन के विज्ञान को समझने के लिए उन्होंने कौन सी बातों को उसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, उसे हमें देखना होगा। की पॉइंट्स ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन। अगर हम की पॉइंट्स की तरफ जाते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि इनका सबसे मुख्य जो केंद्र बिंदु था इकोनॉमिक्स को लेकर के, सेंटर आइडिया जो था कि जब एक इकोनॉमी संपन्न होगी,
तो राष्ट्र संपन्न होगा, राष्ट्र संपन्न होगा तो राष्ट्र में रहने वाले लोग संपन्न होंगे और खुशहाल होंगे। इस तरह से उन्होंने इकोनॉमिक्स को देखा। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं बहुत ब्रॉड नजरिया था। तो देखिए इनकी की पॉइंट्स क्या था। पहले तो लेजिस्फेयर पॉलिसी। लेजिस्फेयर पॉलिसी मतलब एक ऐसी पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगी, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसको बोलते हैं हमें दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा या दखल अंदाजी नहीं होगी, उसे बोलते हैं नॉन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन करना मतलब दखल देना, नॉन इंटरवेंशन मतलब दखल न देना। तो सरकार की कोई दखल नहीं होगी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। सेकेंड, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। पूंजी और धन को क्या करना, एक्यूमुलेट करना मतलब संचय करना, जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। यानी कि जब इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा कैपिटल और वेल्थ का संचयन होगा, एक्यूमुलेशन होगा, तो इकोनॉमी क्या होगी, वो संपन्न होगी, प्रॉस्परस होगी। फिर थर्ड, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स। जो नेचर का लॉ है वो इकोनॉमिक अफेयर्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब नेचर्स का लॉ क्या है भाई, ये नेचर्स लॉ क्या है? नेचर्स लॉ मतलब कि बहुत सारे नेचुरल जो फैक्टर्स होते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बहुत काफी हद तक प्रभावित करते हैं। तो नेचर्स लॉ क्या है कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रभावित करते हैं, उसको बोलते हैं हमें नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज में, अफेयर्स में नेचर्स का जो लॉ है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर। यहां पे डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि किस डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। मतलब ग्रोथ थियरी क्या कहती है कि किस तरह से इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आए मिनिमम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करने के साथ। ग्रोथ थियरी का सबसे बड़ा सेंटर आइडिया यही है। ग्रोथ थियरी मीन्स व्हाट? ग्रोथ थियरी मीन्स मैक्सिमम आउटपुट वुड बी टेकन विद द यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेस विदाउट एनी वेस्टेज। तो ग्रोथ थियरी के अंदर क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें बहुत सिंपली, अगर एक होता है स्किल्ड लेबर, एक होता है अनस्किल्ड लेबर, एक होता है इफिशिएंट लेबर। हम जब कुशल लेबर का इस्तेमाल करेंगे किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए जब हम एक इफिशिएंट लेबर का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देगा, बहुत ज्यादा आउटपुट देगा। तो अगर हमें ग्रोथ थियरी के हिसाब से चल रहा है, यानी कि हमें इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, आउटपुट को बढ़ाना है कम रिसोर्सेस के साथ, तो हमें क्या करना होगा, लेबर का डिवीजन करना बहुत जरूरी होगा। तो ये उन्होंने उसमें कहा। इसके बाद जो फिफ्थ और सिक्स पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ वेल्थ इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर सबसे बड़ा क्या है कि प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। तो प्रोडक्शन कैसे होगा, जब प्रोडक्शन होगा डिवीजन ऑफ लेबर के साथ होगा। हमें किस लेबर का कहां पे इस्तेमाल करना है इसे हमें डिवाइड करना होगा, तो प्रोडक्शन अच्छा होगा एंड फिर ग्रोथ अच्छी होगी। अब वेल्थ इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, द सेंट्रल पॉइंट इन एडम स्मिथ डेफिनेशन इज वेल्थ। एडम स्मिथ की डेफिनेशन में जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल आइडिया क्या है, वो क्या है, वेल्थ को लेकर के। ही assumes that the wealthier a nation, जितना ज्यादा वेल्थियर होगा हमारा नेशन, becomes the happier are its citizens। जितना ज्यादा कोई नेशन वेल्थियर होगा, जितना ज्यादा धनवान कोई राष्ट्र होगा, उतना ही ज्यादा वहां के लोग क्या होंगे, खुश होंगे। वहां के सिटीजन्स क्या होंगे, हैप्पियर होंगे, खुशहाल होंगे। तो ये एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी। अब हम आएंगे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के साथ अभी। अब हम देखेंगे सेकेंड डेफिनेशन, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल्स वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने जब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी तो उसमें उन्होंने वेलफेयर पर ज्यादा फोकस किया, वेल्थ पर फोकस नहीं किया। एडम स्मिथ ने क्या किया, वेल्थ पर फोकस किया। उन्होंने तो सिंपल कह दिया इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, उन्होंने पूरा वेल्थ पर फोकस किया। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन वो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन है कि ह्यूमन बीइंग का भला कैसे हो, इस पर फोकस करती है डेफिनेशन। तो चलिए लेट अस सी दैट।
Neoclassical economist Professor Alfred Marshall has given the welfare-oriented definition of economics. तो याद रखिए, इनको हम नियोक्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं और उन्होंने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की दिया. In his book Principles of Economics, which was published in the year 1890, इन्होंने बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का सिद्धांत, और उस बुक को उन्होंने पब्लिश किया था 1890 में. और इस बुक के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अंदर उन्होंने डेफिनेशन दिया, गेव मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, गेव मटेरियल वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. इन्होंने मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को क्या दिया. इन्होंने क्या दिया डेफिनेशन के अंदर, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को कैसे इन्होंने दिया. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड. मैनकाइंड मतलब मानव जाति. इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड मतलब मानव जाति की स्टडी है. इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मतलब होता है कॉमन मैन की जो जीवन है, कॉमन मैन की लाइफ का स्टडी है ये. यहां पे ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब है कॉमन मैन की स्टडी. मानव जाति के अंदर जो जो कॉमन लोग हैं उनकी स्टडी है. इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस. ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति के उस हिस्से को एग्जामिन करती है, उसको परीक्षण करती है, एंड सोशल एक्शन उसके सामाजिक गतिविधियों का एग्जामिन करती है, विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट. अटेनमेंट मतलब होता है प्राप्ति, प्राप्त करना. क्या, एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिस्ट. मटेरियल रिक्विजिस्ट का मतलब यहां पर है अपेक्षित वस्तुएं. अपेक्षित वस्तुएं. भाई अगर हमें अटेनमेंट का मतलब यहां पर क्या है, सेटिस्फेक्शन से है. यहां पे अटेनमेंट मतलब अटेनमेंट का मतलब किससे है, सेटिस्फेक्शन से है. सेटिस्फेक्शन से है तो कनेक्टेड विद अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिस्ट. तो हमें किसका यूज करना है, मटेरियल रिक्विजिस्ट, अपेक्षित वस्तुओं का इस्तेमाल करना है. किसके लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए. ऑफ वेलबींग. ऑफ वेलबींग मतलब भला होना. किसका भला होगा, कॉमन मैन का. तो ये अपने आप में डेफिनेशन ही जो है पूरी तरह से क्या कहती है कि किस तरह से कॉमन मैन का वेलफेयर होगा. ध्यान देना यहां पर. अगर की पॉइंट्स की बात करें तो की पॉइंट ऑफ मार्शल्स डेफिनेशंस, ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो इस डेफिनेशन को क्या करते हैं, कवर करते हैं. जैसे पहला देखिए, इकोनॉमिक्स स्टडीज द इंडिविजुअल एंड सोशल एक्टिविटीज. जो हमने अभी भी कहा यहां पे इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन. जरा इस पर ध्यान देना इस लाइन पर. तो इसका मतलब इस लाइन में क्लियर होता है. इकोनॉमिक्स स्टडीज द इंडिविजुअल एंड सोशल एक्टिविटीज. जैसे मैंने कहा ना सोशल एक्शन, तो एक्शन मतलब क्या होगा, एक्टिविटीज होगा. सो इंडिविजुअल एंड सोशल एक्टिविटीज ऑफ मैन विच आर रिलेटेड टू हिज मटेरियल वेलफेयर. जिससे जो कि किससे रिलेटेड है, उसके मटेरियल वेलफेयर से रिलेटेड है. अब मटेरियल वेलफेयर क्या होता है. अब देखिए सेकेंड पॉइंट में मैं मटेरियल वेलफेयर को क्लियरिफाई करता हूं. इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी द होल ऑफ ह्यूमन वेलफेयर. इकोनॉमिक्स मनुष्य के पूरे वेलफेयर का अध्ययन नहीं करती. तो फिर किसका, बट ओनली दैट पार्ट ऑफ वेलफेयर विच इज ऑफ मटेरियल टाइप. यहां पे मटेरियल टाइप का मतलब ही है क्या, इकोनॉमिक वेलफेयर. और इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या है, यहां पे क्लियरली होता है इस पॉइंट से. देखिए थर्ड पॉइंट में, the material or economic welfare is that part of social welfare which can be measured in terms of money. तो पॉइंट दर पॉइंट आप देखेंगे तो एक एक बात क्लियर हो रही है इसके अंदर. तो पहली बात, इकोनॉमिक वेलफेयर क्या चीज है, यहां पर ध्यान दीजिए. मटेरियल वेलफेयर या इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है. जैसे हमने देखा कि इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी होल ऑफ ह्यूमन वेलफेयर बट ओनली दैट पार्ट ऑफ वेलफेयर विच ऑफ मटेरियल टाइप. तो मटेरियल टाइप मतलब होता है इकोनॉमिक वेलफेयर. तो यहाँ पे मटेरियल वेलफेयर या इकोनॉमिक टाइप, इन दोनों को कैसे कवर कर रहे हैं. देखिए, मटेरियल और इकोनॉमिक वेलफेयर इज दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. वेलफेयर होगा तो कैसे पता चलेगा, जब उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं मनी के टर्म्स में. और सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने जो कही अपने डेफिनेशन में,
इनकी डेफिनेशन का जो सेंटर आइडिया यही है। इन हिज डेफिनेशन ही गिव मोर इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन वेलफेयर इन कंपैरिजन टू वेल्थ। अगर हम बात करते हैं एडम स्मिथ की, तो उन्होंने वेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया एज कंपेयर टू वेलफेयर। बट अगर हम बात करें प्रोफेसर मार्शल की, तो उन्होंने वेलफेयर पर फोकस किया, ना कि वेल्थ पर फोकस किया। तो यहां पे अगली बात लाइन में बहुत ज्यादा क्लियर होता है, इसको कैसे देखें। ही सेड दैट वेल्थ इज ओनली अ मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो वेल्थ केवल मीन्स है, रिसोर्सेस है, संसाधन है। क्या है ये? संसाधन है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मनुष्य की जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए जो वेल्थ है वो केवल संसाधन है, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। वेल्थ जो है वो एंड नहीं है। मनुष्य को वेल्थ कुछ हद तक सेटिस्फाई कर सकती है, काफी हद तक सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन एकदम एंड तक नहीं सेटिस्फाई कर सकती। एक लेवल पे जब व्यक्ति सेटिस्फाइड हो जाता है तो उस धन का क्या महत्व रह जाता, फिर नहीं रह जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि he said that wealth is only a means to satisfy human wants and not an end। ये end नहीं है in itself। वो उसमें मतलब यहां पे end मतलब यहां पे wants भी होता है। वो wants को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के लिए मैं अपने आप पूरी तरह से हर wants को सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन कुछ wants सेटिस्फाई नहीं कर सकती। और दूसरी बात, ये केवल और केवल ऑर्डिनरी मैन की बात करती है कि ऑर्डिनरी मैन किस तरह से अपने वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो ऑर्डिनरी मैन को सेंटर में रखना है, यानी कि बहुत सारे लोगों को सेंटर में रखना है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है उनको सेंटर में रखकर डिफाइन नहीं किया गया। तो जो अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, वो कॉमन मैन के लिए दिया, एक नॉर्मल मैन के लिए दिया, ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन के लिए। तो इस डेफिनेशन के साथ हम आज यहां पे एंड करते हैं। आप सब इसे अच्छी तरह समझते रहें, पढ़ते रहें, देखते रहें, खुश रहें और अच्छी तरह से इसे लिखिए। जरा सा जूम कर दीजिएगा ताकि दिखाई दे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कर दीजिए।